भारतीय संविधान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रत्येक वर्ष 2 से 3 अंक के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम लोग विस्तार पूर्वक संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अब संविधान सभा का मतलब आप समझ लीजिए कि एक कमेटी थी, मतलब कुछ सदस्यों की कमेटी थी जो कि सुझाव दे रहे थे संविधान बनाने के क्रम में। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो वो किसी के सिफारिश के आधार पर ही बनाई जाती है। तो प्रश्न ये आता है कि ये जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो किसके सिफारिश या फिर प्रावधानों के आधार पर किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब बात ये आती है कि जब भी कोई कमेटी बनेगी तो उसका कोई अध्यक्ष होगा जो कि उस पूरी कमेटी को लीड करेगा। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया और इस समय इस संविधान सभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इस वजह से अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को ये अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुने गए थे। उसके ठीक बाद जब अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है तो ये सर्वसम्मति से तय किया जाता है कि इस संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा BN राव थे। जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो चुनौती ये थी कि किस प्रकार से लोगों को इसमें शामिल किया जाए। तो तय ये किया गया कि उस समय जब आज़ादी नहीं मिली थी तो उस समय भारत के कुछ भाग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे और कुछ भाग देशी रियासत जो कि राजा महाराजा थे उनके अंतर्गत आते थे। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया जो कि संविधान सभा का एक मेंबर होता था। ठीक है, इसी प्रकार से जो ब्रिटिश शासन वाले क्षेत्र थे उनसे लोगों को चुना गया और देशी रियासत वाले 93 लोगों को चुना गया। इन सबको मिला करके कुल 389 सदस्य बनाए गए जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। कब? जून 1946 में। ध्यान रखिएगा, इस समय तक भारत की अभी बंटवारा नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो जाहिर सी बात है जो भाग पाकिस्तान में चला गया वहाँ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ के लोगों को और संविधान सभा के मेंबर थे उनको निश्चित तौर पर हटा दिया गया होगा, क्योंकि अब वो लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे ना कि भारत के क्षेत्र में थे। तो जो ये संविधान निर्माण किया जा रहा था ये भारत के लिए किया जा रहा था। इस वजह से अंतिम रूप से इनकी संख्या घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए उनका रिप्रेजेंटेशन वहां से हटा दिया गया संविधान सभा से और बंटवारे के बाद संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या घट करके सिर्फ 299 ही रह गई थी। तो यहां से दो प्रश्न आपके बन गए कि बंटवारे से पहले या फिर आज़ादी से पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपका उत्तर होगा 389। और अगर यही पूछे कि बंटवारे के बाद या फिर आज़ादी के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 299। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में। ठीक है, और इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और उस समय संविधान सभा में उस दिन 26 नवंबर 1949 को 284 संविधान सभा के सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने ही अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और अभी भी ये हस्ताक्षर मौजूद हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम रूप से संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 284 सदस्यों ने। अब बात करेंगे संविधान सभा में कुल मुख्य रूप से 8 समितियां थीं। अब ये समिति क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान बहुत लंबा चौड़ा एक लेखा जोखा है, तो इसको एक कमेटी के द्वारा नहीं तैयार किया जा सकता था। तो यहाँ पर अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए कई समितियां बना दी गई थी कि आप इस समिति के द्वारा इस विषय पर चर्चा किया जाएगा और उसका सुझाव दिया जाएगा। इसी प्रकार से कुल मुख्य रूप से 8 समिति बनाई गई थी और उसके अंदर सभी समितियों को छोटी छोटी समितियों को मिलाकर के कुल 22 समितियां थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो सिर्फ 8 थी। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न में पूछा जाता है प्रारूप समिति थी, जिसकी अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इन दिनों के बीच में संविधान सभा की कुल 166 बैठकें चली थीं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि संविधान प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा 166। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान लागू कब हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। अब ये सब टर्म्स क्या हैं, तो जैसा कि एक उदाहरण से समझिए, आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम दिया गया रहता है, इंडेक्स जिसे आप कहते हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए रहते हैं और चैप्टर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें कुछ सब डिवाइड किए गए रहते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स में, और उसके बाद अंदर जाएंगे तो टॉपिक्स होते हैं। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद को आप टॉपिक समझ सकते हैं, क्योंकि किस टॉपिक पर हमें क्या अधिकार संविधान में दिए गए हैं वो अनुच्छेद में लिखे गए हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से बात की जाए तो कुल भागों की संख्या 25 हो चुकी है, यानी कि कुछ भाग बढ़ाए गए हैं, उसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अनुसूचियां जो पहले 8 थी उनको बढ़ा करके इनकी संख्या 12 हो गई है, और जो अनुच्छेद पहले 395 थे उनकी भी संख्या गणना की दृष्टि से बढ़ करके 470 हो गई है। लेकिन अनुच्छेद अभी भी 395 ही आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कुछ अनुच्छेद थे उसमें कुछ सब डिविजन्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी अनुच्छेद का क ख इस टाइप से या फिर ए बी करके जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया है उन सबको और जो पहले के अनुच्छेद 395 थे इन सबको मिला करके 470 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से होते हैं। अब संविधान के जो पहले 22 भाग थे उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, पहला भाग है संघ और उसका क्षेत्र, यानी कि भारत कैसे होगा। सबसे पहले जब हम भारत को देखेंगे तो केंद्र सरकार, संघ का मतलब क्या है कि सभी जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी, यानी कि जो हायरार्की बनेगी सबसे पहले मेन पावर होगा, उसके बाद से राज्यों में पावर बटेगा, उसके बाद से छोटे पंचायतों में पावर बटेगा। तो संघ का मतलब यही होगा कि सभी जो शक्तियां हैं वो केंद्र की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ प्रवाहित होंगी, ठीक है। तो संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन किया गया। ये किस भाग में है? भाग 1 में, ठीक है। भाग 2 में देखिए नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि भारत का नागरिक होने के लिए कौन कौन सी अनिवार्यता है, इसके बारे में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बारे में चर्चा की गई है, और ये भाग 2 में वर्णित है। आपसे प्रश्न में पूछे कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। भाग 3 की अगर बात की जाए तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसी प्रकार से भाग 4 की बात की जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किया गया भाग 4 में, ठीक है। यहाँ से देखिए मूल जो संविधान था भाग 4 के बाद से भाग 4A नहीं था, लेकिन जो संविधान संशोधन किया गया उसमें भाग 4 के बाद से भाग 4A जोड़ा गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो पहले 22 भाग थे उसको बढ़ते बढ़ते ये अब 25 हो गई है। देखिए यहाँ पर पहला भाग जुड़ गया 4A में, क्या जुड़ा? मौलिक कर्तव्य जुड़ा। क्या जुड़ा? मौलिक कर्तव्य। प्रश्न में अगर ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से उधार लिया गया है या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रूस से। भाग 5 की बात की जाए तो ये संघ से यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें कुछ अलग से चैप्टर्स बनाए गए हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति, संसद का, राष्ट्रपति और इसके अलावा केंद्रीय न्यायपालिका, इन सब का अलग अलग अनुच्छेद बताया गया। और अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 का भाग है, ठीक है। भाग 5 में जिस प्रकार से केंद्र सरकार उसकी शक्तियों, माननीय राष्ट्रपति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी, उसी प्रकार से अब वही सब कॉन्सेप्ट राज्य के लिए भाग 6 में लिखा गया। जैसे कि देखिए पहला सामान्य नियम, दूसरा कार्यकारी शक्तियाँ, उसके बाद से स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल, जो कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का कार्य होता है, वहीं राज्य सरकार में राज्यपाल का कार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल और उच्च न्यायालय, वहीं सब चीज़ें यहाँ पर बातें की गई हैं, किसमें? भाग 6 में, ठीक है। उसके बाद से देखिए भाग 7 की अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत 1956 में इस भाग 7 को खत्म कर दिया गया है। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि किस भाग को समाप्त कर दिया गया, तो 7वें भाग को संविधान के समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया? 1956 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त किया गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि भाग 7 में क्या था जो कि समाप्त कर दिया गया, तो आपका उत्तर होगा कि पहली सूची के जो बी भाग में राज्यों के नियम लिखे गए थे उसको यहाँ पर निरस्त किया गया है। भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बात की गई थी, भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई थी, भाग 7 को कैंसिल कर दिया गया और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। भाग 9वें की बात की जाए तो पंचायत से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया गया है, और 9वें में ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था 9A करके, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। और 9B में भी संशोधन किया गया। पहले मूल संविधान में सिर्फ भाग 9 था,
उसके बाद से संविधान संशोधन किया गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया और 9B में सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें भाग 10वें की तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद से भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच क्या कुछ संबंध होंगे उसके बारे में इस भाग में चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद से 12वें भाग में वित्त संपत्ति और अनुबंधवाद से संबंधित चर्चाएं हैं। इसी प्रकार से आप आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए भाग 13वें में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 तक चर्चा की गई है। भाग 14वें में संघ और राज्यों के अधीनस्थ सेवाओं की चर्चा की गई है। भाग 14वें में ही एक और संशोधन करके 14A जोड़ा गया, न्यायाधिकरण से संबंधित। ठीक है, भाग 15वें में चुनाव से संबंधित बातें लिखी गई हैं। 16वें में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं जो कि 330 से 342 तक इनका प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद से भाग 17वें में आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए क्या कुछ भाषा होगा इसके बारे में बात की गई है और विशेष निर्देश इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। भाग 18वें में आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं 352 से 360 के बीच में। 19वें में कुछ अन्य टॉपिक्स पर बात की गई है 361 से 367 के बीच में। और भाग 20वें में संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जो भी संविधान में बदलाव किए जाते हैं या फिर संशोधन किया जाता है इसी अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो 368 के तहत। और किस भाग में वर्णित है तो 20वें भाग में। ठीक है, 21वें भाग में अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान किए गए हैं जो कि 369 से 392 तक हैं। ठीक है, और 22वें अंतिम भाग में लघु उपाधि और इसके साथ ही साथ आधिकारिक पाठ और ऐसे ही कुछ अन्य टॉपिक्स जो कि 393 से 395 अनुच्छेद के बीच में उनकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 22 भाग अभी भी हैं, लेकिन कुछ सब डिविजन्स यानी कि कुछ भाग के अंदर भाग को जोड़ा गया है, इसी वजह से इनकी गणना 25 हो गई है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से भाग जोड़े गए थे। 4A में जोड़ा गया था, 9 में 2 भाग 9A और 9B जोड़ा गया था और 14 में एक भाग 14A जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भाग जोड़ा गया, लेकिन जो 7वां भाग था उसको निरस्त कर दिया गया। तो प्रभावी कितने हुए? 3 हुए। मूल रूप से कितने थे? 22 थे। 3 उसमें 3 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 25 हो गए। इसी हिसाब से गणना के हिसाब से 25 है और अगर ऐसे 25 ऑप्शन में ना दिया रहे तो आपका 22 उत्तर सही होगा। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों की। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पहले 8 अनुसूचियां ही थीं जिनको अब बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। तो इनसे भी संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची बताई गई है, मतलब कि कितने राज्य होंगे और कितने संघ केंद्र शासित प्रदेश होंगे। संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, उनकी सूची किसमें होगी? अनुसूची 1 में। यानी जब भारतवर्ष में कोई नया राज्य का निर्माण होता है या फिर राज्य किसी दूसरे राज्य में विलय कर दिया जाता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसका वर्णन किसमें किया जाएगा? अनुसूची 1 में। यानी कि संशोधन करके इसमें लिखना होगा कि अब भारत में इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो अनुसूची 1 में लिखना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरे अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो सभी उनके पद को स्वतंत्र बनाने के लिए उनको पूरी तरीके से इतनी शक्तियां दी गई हैं कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का उन पर कोई नियंत्रण ना रहे। और इसी वजह से उनके जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और जो पेंशन होते हैं वो सब कुछ संविधान के द्वारा ही उनमें वर्णित किया गया और उसी के आधार पर उनकी सैलरी तय होती है। इसमें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ ग्रहण का प्रारूप है, यानी कि जो भी शपथ दिलाया जाता है आप लोग देखते होंगे वो सब कुछ वर्णित है किसमें? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्य एवं संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी सीटों का विवरण किसमें? अनुसूची 4 में वर्णित किया गया है। ठीक है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण किस हिसाब से होगा वो अनुसूची 5 का विषय है। अनुसूची 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। यहाँ पर कुछ विशेष रूप से जनजाति पाई जाती हैं इन विशेष राज्यों में और यहाँ पर इन जनजातियों पर किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा उसका प्रावधान अनुसूची 6 में किया गया है।
अनुसूची 7 की अगर बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, ये अनुसूची 7 का विषय है। जैसा कि आप जानते होंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां होती हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोनों किस संबंध में कानून बना सकते हैं ये तय होता है। अगर संघ सूची की बात की जाए तो इसमें कुल 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो 61 विषय ऐसे हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। साथ ही 52 विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार रखती है और इसे ही समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। तो जब भी प्रश्न में आपसे पूछे कि राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में कानून बनाने के अधिकार के तहत किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुसूची 7 में। और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला 8वीं अनुसूची, भारत के आधिकारिक भाषाएं। भारत में कुल 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से स्वीकृत की गई हैं, तो ये अनुसूची 8 में लिखा गया है। प्रश्न ऐसे बनता है कि अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं भारतीय संविधान में, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है, मूल संविधान में सिर्फ इतना ही सूचियों को जोड़ा गया था, सिर्फ 8 अनुसूची को। 9वां अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1951 में। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और पहले संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूची 9 को शामिल किया गया। अब इसमें क्या किया गया, तो राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं पहले 7 थे, उसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया और उसी को खत्म करके राज्य सरकारों को अधिग्रहण के कुछ विधियों का उल्लेख करते हुए अनुसूची 9 को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, जो 10वां अनुसूची जोड़ा गया वो 1985 में जोड़ा गया था, 1985 में। और 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। दल बदल संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। 11वीं अनुसूची, यहाँ पर देखिए 8वीं अनुसूची के बाद जितने भी अनुसूचियां सब इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत और किस वर्ष जोड़ा गया, ये सब कुछ प्रश्न में पूछा जाता है। बात करेंगे 11वें अनुसूची की, तो पंचायती राज के प्रावधान इसमें किए गए हैं और इसमें पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कुल 29 विषय को जोड़ा गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अनुसूची 11 में कुल कितने विषय जोड़े गए हैं, तो 29 विषय। ठीक है, और ये संविधान संशोधन 73वें के अंतर्गत 1993 में जोड़ा गया था अनुसूची 11। ठीक है, अनुसूची 12 की बात की जाए तो 74वें संविधान संशोधन में 1993 में ही ये जोड़ा गया था और किससे संबंधित है, तो नगर निगम के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। और कुल विषय अगर पूछा जाए तो इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनके सामने चुनौती थी कि आखिर संविधान बनाया कहाँ से जाए। कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस लेना पड़ेगा कि क्या कुछ कानून होने चाहिए या फिर दूसरे देशों से हम लोग सीख ले जहाँ पर पहले से संविधान लागू है, वहाँ पर किस किस टाइप के कानून लागू हैं और किस टाइप के कानून में क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए, ये सब कुछ अध्ययन करके किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अन्य देशों से भी कुछ लिया गया होगा और अपने देश में जो ब्रिटिश शासन पहले से राज कर रहे थे उनके द्वारा जो कुछ भी कानूनी व्यवस्था तैयार की गई थी उससे भी कुछ लिया गया होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह उठ जाती है कि प्रश्न ये बनता है कि जो भारतीय संविधान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रेरित है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रावधान लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं। तो जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही वो भारत में शासन करते थे। मतलब जो जैसे ब्रिटेन में पहले कानून या फिर संविधान लागू थे तो वहाँ से संविधान से अलग भारत के लोगों के लिए यहाँ पर अलग से कानून निर्माण किए गए जो कि ब्रिटेन से ही प्रेरित थे, लेकिन इनको अलग नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी अधिनियम से अधिकांश जो नियम हैं भारतीय संविधान के वो ले लिए गए हैं। और अगर पूछा जाए कितने अधिनियम लिए गए हैं तो लगभग 2/3। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 395 कुल अनुच्छेद थे, तो लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू ले लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है तो इसके बारे में देखिए। संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल, राजनीति का आधारभूत ढांचा, प्रशासनिक विवरण, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। किसी से भी 1 अंक के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई कि भारत में जो शासन लागू था ब्रिटिश शासक
ब्रिटिश के द्वारा उनके प्रावधानों में से क्या क्या लिया गया है। अब बात आती है कि विदेशों में जो संविधान लागू थे उनसे भारत के संविधान में क्या कुछ एडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले बात हो गई अमेरिका की, तो यहाँ से देखिए मौलिक अधिकार जो बार बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आप लोग एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, वित्तीय आपात, इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये सभी अमेरिका से ही लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या कुछ लिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश ही भारत में शासन कर रहे थे, तो वहाँ से देखिए संसदीय प्रणाली ली गई। उसके बाद से एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता ही लागू है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, इसके अलावा मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, इसके साथ ही साथ द्विसदनीय प्रणाली, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा प्रणाली लागू है भारत में, तो ये द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। बढ़ते हैं आगे रूस, तो देखिए मूल कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी जो टॉपिक लिखे गए हैं प्रस्तावना में भारतीय संविधान के, वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, ऑस्ट्रेलिया। देखिए समवर्ती सूची के जो समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची में, वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, ये सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड की, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, जो कि राज्यों को एक तरीके से सलाह दिए गए हैं संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो कि 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। इसके साथ ही साथ राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन करने की जो प्रक्रिया होती है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। बात करेंगे कनाडा की, तो सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, ये सभी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। 8वां देश है फ्रांस से, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। जापान से देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। ठीक है, अब देखिए 11वां जो देश है अफ्रीका, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है जो संविधान संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, वो कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी अफ्रीका देश से ही प्रावधान लिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश थे, और जनरली ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं अन्य देशों से जो लिए गए हैं, कितने देशों से लिए गए हैं, तो लगभग 10 से 11 देशों से ये प्रावधान लिए गए हैं। ऊपर जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न टॉपिक्स पढ़े थे कि 100 केंद्र सूची में सम्मिलित है, मतलब संघ सूची में सम्मिलित है, जिस पर केंद्र सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का, और इसके अलावा 61 जो टॉपिक्स थे जो कि राज्य सूची में सम्मिलित थे, जिस पर राज्य सरकार को अधिकार था, और 52 जो टॉपिक थे समवर्ती सूची में शामिल थे। तो इन सब में महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी सूचियां सम्मिलित हैं। तो संघ सूची के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, यानी कि संघ को है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, देखिए रक्षा, वैदेशिक मामले यानी विदेशों से संबंधित मामले, युद्ध एवं संधि, जो विदेशों से संधियां की जाती है। आप लोगों ने तमाम समय देखा होगा कि प्रधानमंत्री जाते हैं और मेमोरेंडम पर साइन करते हैं, तो वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से सिर्फ केंद्र सरकार को ही ये अधिकार है दूसरे देशों से संबंधित अपने व्यापार को बढ़ाने या फिर इस टाइप के मुद्दों को करने के लिए। यहाँ पर देखिए देशीकरण और नागरिकता से संबंधित, विदेशियों का आना जाना,
रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज, ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो संघ सूची से संबंधित हैं। बढ़ते हैं राज्य सूची के तरफ, तो इसमें कुल 61 टॉपिक्स राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पे राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने के संदर्भ में। और ये कौन कौन से टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात हो रही है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पुलिस हो गया, न्याय हो गया, जेल हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई और सड़कें, ये सभी जो टॉपिक है वो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल की गई हैं। प्रश्न में अगर फिर से पूछे राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 61 विषय हैं। ठीक है। और देखिए अगला है समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय शामिल हैं, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। यहाँ पर देखिए, फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक, निरोध और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास, पुरातत्व, शिक्षा और वन, ये सभी जो टॉपिक हैं इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है कानून बनाने के संदर्भ में। पहले जो शिक्षा था वो राज्य सूची का भाग था, जिसे बाद में समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यहाँ पर देखिए, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 4 विषय, जो कि शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा करना और नापतौल, ये सभी जो थे वो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। यानी कि पहले जो समवर्ती राज्य सूची में अभी वर्तमान में 61 विषय हैं, ये जो 4 विषय पहले राज्य सरकार में ही शामिल थे, यानी कि उस समय 65 विषय थे। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर करके 4 जो टॉपिक थे, जिसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा करना और नापतौल, ये सभी राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और अगर प्रश्न ये पूछे कि मूल संविधान में जो पहले संविधान बना था उसमें समवर्ती सूची में कितने टॉपिक्स थे, तो अभी जो वर्तमान में टॉपिक है वो कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, तो 52 में से 5 टॉपिक निकाल दीजिए, अभी 5वां मैं बताऊंगा। अभी ये 4 टॉपिक जो राज्य सूची से जोड़े गए और एक अन्य टॉपिक भी था, तो 5 टॉपिक अगर 52 में से निकालेंगे तो 47 थे। तो मूल संविधान में समवर्ती सूची में सिर्फ और सिर्फ 47 टॉपिक थे। ठीक है, बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 4 राज्य सूची से संबंधित टॉपिक को निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया और एक अन्य टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है। आप नीचे देखिए लाइन में ही, समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल किया गया है। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। इस वजह से आप लोग देखेंगे कि भले ही केंद्र सरकार के द्वारा भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून ना हो, सिर्फ जन जागरूकता ही किया जाता है, लेकिन कई राज्यों के द्वारा ये कानून लागू भी किया जा चुका है अपने राज्यों में कि वो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए विशेष रूप से कानून तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मूल रूप से पूछे कि पहले मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे, तो आपका उत्तर होगा 65। और अगर वर्तमान में पूछे कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 61। और अगर कुछ ना लिखे, मूल या फिर वर्तमान ना लिखे, तो आप वर्तमान मानकर ही चलेंगे। और वर्तमान में अगर पूछे कि कितने विषय शामिल है राज्य सूची में, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 61। और वर्तमान की अगर बात की जाए समवर्ती सूची की, तो आपके उत्तर हो जाएंगे 52 विषय शामिल हैं। और अगर ये पूछे कि अंतिम विषय कौन सा शामिल किया गया समवर्ती सूची में, तो आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। दोस्तों, संविधान इतना लंबा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।